नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 1 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में दिया। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अगर समाज के प्रति संवेदना होगी तो कार्य करने का आनंद भी कुछ और ही होगा, और इसीलिए मुझे विश्वास है कि इतनी बड़ी व्यवस्था आपके हाथों में है और हम सब मिलकर के कुछ करें तो स्थितियां बदल सकते हैं। मित्र, हमारे देश में एक दुर्भाग्य रहा है और दुर्भाग्य ये रहा है कि पूरे देश को कहां जाना है, इस देश को कहां ले जाना है और जहां जाना है उस यात्रा में किसकी क्या भूमिका है, किसका क्या दायित्व है, किसने कब क्या करना है, उन विषयों पर एक मन निर्माण नहीं हुआ। जब देश आजादी का आंदोलन लड़ रहा था, अगर कोई बम, बंदूक और पिस्तौल से आजादी के लिए कोशिश कर रहा था, तब भी उसको मालूम था मुझे देश को आजाद करना है। कोई सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलता था, उसे भी मालूम था मुझे देश को आजाद करना है। कोई खादी बुनता था, उसको भी लगता था मुझे देश को आजाद करना है। कोई सफाई का अभियान चलाता था तो उसको भी लगता था मुझे देश को आजाद करना था। उस समय के हर देशवासी का मन एक निश्चित दिशा में जा रहा था। मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, साधन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, सामर्थ्य अलग हो सकता है, गति डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सबका गोल एक था और हर किसी को पता था गोल क्या है और हर किसी को भरोसा था कि मेरा बगल वाला भी वहीं जा रहा है। आजादी के बाद गत 60 साल में हम ये मन बनाने में सफल नहीं रहे मित्रों। कमी किसकी रही, मैं उसकी आलोचना करने आपके बीच नहीं आया। दोष किसका था, जिम्मेवार कौन था, ये गिनाना मेरा काम नहीं है, लेकिन इस हकीकत को समझने की आवश्यकता है कि अगर हम जिस मिजाज के साथ आजादी को पाने के लिए चल पड़े थे, उसी मिजाज के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए चले जाते हैं, तो दुनिया के वो देश, छोटे छोटे देश जो हमारे बाद आजाद हुए, आज विश्व में ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। 100 करोड़ का देश इस प्रकार से बैकवर्ड कंट्री की कतार में नहीं खड़ा रहता। दोस्तों, क्या अभी भी समय गंवाना है या संकल्प करना है? अगर हम सब मिलकर के एक दिशा में चलेंगे तो परिणाम तुरंत मिलेगा मित्रों। परिवार का भी देखा होगा आपने, जिस परिवार के लोग मिल बैठ करके तय करते हैं कि भी आने वाले 2 साल 3 साल में इस दिशा में जाना है, ये करना है, ऐसे करना है, तुम ये करो, तुम ये करो, 2 बच्चे हैं, बेटी है, जो भी हो, मिलकर के बना लेते हैं, वो परिवार खड़ा हो जाता है। लेकिन कोई परिवार ऐसे होते हैं कि बेटा कहता है मैं ये करूंगा, दूसरा बेटा कहता है मैं ये करूंगा, बाप कहता है ये नहीं करने दूंगा, माँ कहती है तुम बीच में क्यों आते हो, यही चलता रहता है और चारों में से कोई नहीं करते और वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। जो हाल परिवार का होता है वही बड़े स्वरूप में देश का होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जितनी भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के बीच में अगर संवाद होगा,
अगर एक दूसरे की विकास की कल्पनाओं को हम समझेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी शक्ति देश को समस्याओं के मुक्ति दिलाने में काम आएगी। लेकिन अगर हम सब मिलकर के कोशिश नहीं करेंगे तो मित्रों स्थिति क्या बनेगी? एक दिन किसी को कोई पैजामा भेंट दे दे, 2 साल के बाद कोई उसको कुर्ता दे दे। जब कुर्ता देगा तो पैजामा फटा होगा तो वो तो फटा ही फटा नजर आएगा। लेकिन कोई मिलकर के तय करे भाई तुम कुर्ता देने वाले हो, तुम पैजामा देने वाले हो, चलो अपन दोनों एक साथ दे दे, कम से कम एक इंसान तो अच्छे कपड़ों में दिखाई दे। ये जो बिखराव है, ये टूटी फूटी योजनाएं हैं, वे सामर्थ्य नहीं देती। और इसलिए मित्रों, आप सब गुजरात की विकास यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। कोई लक्ष्मी की साधना करता होगा, कोई सरस्वती की साधना करता होगा, लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती की साधना करने वालों को भी जनता जनार्दन तो अंतिम उस परम सुख की ओर ले जाना है। और उस परम सुख की ओर ले जाने के लिए हम अपने मार्ग तय करेंगे। अगर राज्य सरकार का इस साल का मकसद ये है निरोगी बाल वर्ष, अगर सरकार एक अभियान चला रही है निरोगी बाल वर्ष, और बैंक भी तय करे कि भी गांव में ट्राइबल इलाके में अगर कोई अस्पताल खोलता है तो बैंक इस प्रकार से लोन की योजना करेगा। आपको तो लोन देनी है, आपको भी तो फिगर तो दिखाना ही है ना। क्यों न एक दिशा में जाए? मित्रों, जैसे ही सरकार ने इस बार कहा है, मेरा फोकस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मित्रों, देश आजादी के 60 साल के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम दुनिया में 126वें स्थान पे खड़े हैं। क्या किसी ने तो स्थिति को बदलने का फैसला करना पड़ेगा। मित्रों, हिंदुस्तान में कोई करे या न करे, हम गुजरात में करना चाहिए। और अगर करना है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मैं बात करता हूं तब पीने का शुद्ध पानी पहुंचता है क्या? गरीब आदमी को आरोग्य की सुविधा मिलती है क्या? गरीब से गरीब का बच्चा पढ़ सकता है क्या? इन प्राथमिक आवश्यकता है। उसको दिन भर जितनी कैलोरी चाहिए उतना खाना मिलता है क्या? क्या हम सबका दायित्व नहीं है दोस्तों? अगर समाज के प्रति संवेदना होगी तो मित्रों, कार्य करने का आनंद भी कुछ और होता है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इतनी बड़ी व्यवस्था आपके हाथों में है, आप स्थितियों को बदल सके इतना सामर्थ्य लेकर के बैठे हैं। हम सब मिलकर के कुछ करें तो स्थितियों को बदल सकते हैं। मित्रों, हमने एक छोटी सी स्कीम निकाली है, चिरंजीवी योजना। मित्रों, हिंदुस्तान में गली पति से लेकर के राष्ट्रपति तक सब लोग एक बात के लिए पीड़ा व्यक्त करते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम नहीं हो रहा है। माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इसकी मात्रा कम नहीं हो रही। और आज भी आजादी के इतने साल, 21वीं सदी में भी प्रसूता माताएं मर रही हैं। प्रसूति के अंदर बच्चा पैदा होते ही मर रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में मर रहा है। मित्रों, ट्यूबवेल के अंदर एक बच्चा तो गिर जाता है ना, कहीं पर बोरवेल में एक बच्चा गिर जाता है तो सारा देश टीवी के सामने बैठ जाता है और लगातार खबरें आ रही हैं। बच्चा सांस ले रहा है, बच्चे ने पानी पिया, बच्चे की आवाज आ रही है, बच्चा हिल रहा है, मिलिट्री पहुंच रही है, डॉक्टर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच रहा है, सब लोग पहुंच रहे, सारा देख रहा है। सबके मन में रहता है वो बच्चा बच जाए तो अच्छा होगा। मित्र, ट्यूबवेल के अंदर गिरने वाले बच्चे के लिए पूरा देश पीड़ित हो जाता है। लेकिन हर गली मोहल्ले में
प्रसूता के अंदर कितने बच्चे मरते हैं, कभी सोचा है मित्रों? कितनी माताएं मरती है, सोचा है मित्रों? कौन उसकी चिंता करेगा? और आज अनुभव क्या है? इस चिरंजीव स्कीम के कारण मैं गरीबी की रेखा नीचे जीने वाली माताओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, अस्पताल में डिलीवरी हो, तो जिंदगी बचाई जा सकती है। और एक अभियान चलाया, डॉक्टरों के साथ एमओयू किया, प्राइवेट डॉक्टरों को विनती की, आप आगे आइए। और गुजरात में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आगे आए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम में लगे। और ऐसी गरीब प्रसूता माता अस्पताल जाती है तो 200 रुपया किराए का सरकार देती है। जितने दिन अस्पताल में रहती है प्रतिदिन 200 रुपया देती है। उसका पति भी उसके साथ मदद में रह जाए तो उसको भी 200 रुपया देती है। और अपने बच्चे को हंसते खेलते घर ले जाए तब भी 200 रुपये किराए के देते हैं। और अस्पताल का पूरा चार्ज सरकार देती है। दोस्तों, उन डॉक्टरों के साथ मैंने एमओयू किया है कि ऑर्डिनरी डिलीवरी होगी तो इतना पैसा, सिजेरियन होगा इतना पैसा। मित्रों, ये योजना के बाद करीब 1 लाख से ज्यादा डिलीवरी हुई। अगर ये योजना न होती तो 1 लाख डिलीवरी के सामने करीब 900 से ज्यादा माताएं मर जाती और 5000 से ज्यादा बच्चे मर जाते। मित्र, इस योजना का परिणाम यह हुआ कि मात्र 40-45 बच्चे मरे और शायद 8 या 10 माताएं मरी, बाकी सबकी जिंदगी बच गई। अब मैंने उस योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक और काम किया। मैंने कहा कि जो डॉक्टर जिस तहसील के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, अगर कोई डॉक्टर वहां जाता है तो मैं उसको एडवांस में 3 लाख रुपए दूंगा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट के लिए। और बाद में जैसे जैसे पेशेंट की ट्रीटमेंट करता जाएगा उसमें से मैं काटता रहूंगा। मित्रों, क्या ये काम बैंक नहीं कर सकती? ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि अगर हम मिलजुल करके काम करें, और मुझे विश्वास है अगर ये बात मैंने पहले आपको बताई होती तो पटनायक जी ने कर भी दिया होगा। मैं ये शिकायत करने नहीं आया, मैं समझाने आया हूं मित्रों कि हम अगर मिलकर काम करें। मित्रों, आज राज्य सरकार ने एक अभियान चलाया है। मित्रों, अगर पानी बचेगा तो मानव जात की बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। क्या इस जल संचय के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रोल कर सकती है? मैंने एक अभियान चलाया है ड्रिप इरिगेशन का। मित्रों, एक एक बूंद पानी मुझे गुजरात में बचाना है। और मित्रों, आज आपकी बैंकों में रुपये आ रहे हैं, उसका मूल कारण है गांव के अंदर समृद्धि आई है। और गांव के अंदर समृद्धि इसलिए आई है कि कभी गुजरात के अंदर एग्रीकल्चर इनकम 9,000 करोड़ रुपया थी, आज एग्रीकल्चर इनकम 34,000 करोड़ रुपया। अब ये 9,000 करोड़ से 34,000 करोड़ तक पहुंचे, ये रुपये जाएंगे कहां? आपके तो टेबल पे आके रखेंगे, वो जाएंगे कहां? वो कहां खर्च करने वाला गरीब गांव का आदमी? जब बेटी की शादी होगी तब लेने आएगा आपके पास। आज बैंकों के पास इतने डिपॉजिट आ रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, उस एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण आ रहे हैं। और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सफलता इसलिए मिली है कि सरकार ने जल संचय का एक अभियान चलाया, चेक डैम बनाए, बोरी बांध बनाए, खेत तालाब बनाए, जल मंदिरों का निर्माण किया। और अब ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अगर पानी पहुंचाया जाएगा, पानी का बूंद बूंद बचाई जाएगी। मित्रों, इस ड्रिप इरिगेशन में सरकार 50% सब्सिडी दे रही है। 45% लंबे समय के लिए लो इंटरेस्ट, कम दाम की ब्याज वाली लोन सिर्फ 5% किसान को देना है। लेकिन अगर हम ड्रिप इरिगेशन देते हैं मित्रों, बिजली भी बच जाएगी, पानी भी बच जाएगी, जमीन की सुरक्षा होगी, फसल अच्छी होगी और मित्रों मेरा किसान सुखी होगा। क्या हम इस योजना को साथ मिलकर के चला सकते हैं? ऐसी सैकड़ों योजनाएं हो सकती हैं।